हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की मृदा। इससे रिलेटेड जो की पॉइंट्स होंगे उनको आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मृदा चट्टान, मलबा और जैविक पदार्थों का मिश्रण है जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह अर्थात भूपर्पटी पर विकसित होती है। हम लोग जानते हैं कि मृदा अपर्दन एवं अपक्षय अर्थात टूट फूट से मृदा का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? अपर्दन से। और अपक्षय अर्थात टूट फूट से मृदा का निर्माण हो रहा है। मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। मृदा में सबसे बारीक कण क्या है? सबसे बारीक कण होता है मृत्तिका। इसके बाद गाद, गाद से बड़ा बालू, बालू से बड़ा बजरी। अर्थात मृदा में जो कण पाए जाते हैं उनमें मृत्तिका क्या है? सबसे बारीक कण होती है, सबसे बारीक है। जिस मिट्टी का निर्माण मृत्तिका से होता है उसमें पानी सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। उसमें पानी जल्दी सोखता नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक पानी उसमें भरा रहता है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे मृदा के घटक। मृदा के कौन कौन से प्रमुख घटक हैं? खनिज पदार्थ, ह्यूमस, जल और वायु, ये क्या है? मृदा के घटक हैं। अगर प्रश्न करें कि खनिज पदार्थ कितने प्रतिशत पाया जाता है तो बताएंगे 40% खनिज पदार्थ पाया जाता है। ह्यूमस 5 से 10% पाया जाता है। वहीं जल 25% पाया जाता है और वायु 25% पाई जाती है। ये प्रतिशत के अनुसार मृदा के घटक हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमस किसे कहा जाता है? गाढ़े भूरे रंग का पदार्थ है जो पेड़ पौधों, पत्तों और सूक्ष्म जीवों के अपघटन से यह प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि गाँव में देसी खाद बनाते हैं। एक गड्ढे में खरपतवार, पेड़ पौधों के पत्ते इत्यादि को इकट्ठा करके उसको सड़ा देते हैं। हम कह सकते हैं वही क्या है? ह्यूमस है। हम जानते हैं कि भारतीय मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अगर प्रश्न करें कि भारतीय मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, साथ ही नाइट्रोजन की मात्रा भी भारतीय मृदा में बहुत कम पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मृदा के प्रकार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को 8 मुख्य भागों में बांटा है और इसे कई गौड़ भागों में भी बांटा है। हम लोग बात करेंगे भारतीय मृदा को जो मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थली मृदा, पर्वतीय मृदा, पीट या दलदली मृदा, लवणी या क्षारीय मृदा की हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे कि यह मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जलोढ़ मृदा को हम लोगों ने पीले कलर से दिखाया हुआ है, पीले कलर से। जलोढ़ मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, जो पंजाब से लेकर के असम तक के मैदानी भागों में फैली है, साथ में गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र में भी, और पूर्वी तटों के तटीय भागों में यह पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। लाल मृदा को हम लोगों ने हरे कलर से दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं लाल मृदा। तमिलनाडु में यह सर्वाधिक पाई जाती है। काली मृदा, काली मृदा को हम लोग देख ही रहे हैं, काली मृदा या महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है, ये क्षेत्र है। और यह तेलंगाना, बीच बीच में भी यह मृदा पाई जाती है। साथ में मरुस्थली मृदा आप लोग देख रहे हैं, राजस्थान लाल से दिखाया गया है। मरुस्थली मृदा, पर्वतीय मृदा पर्वतों पर पाई जाती है, जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। वहीं अगर बात करें लैटराइट मृदा की तो केरल, कर्नाटक, इन स्थानों पर आपको लैटराइट मृदा मिलती है। पीट या दलदली मृदा पश्चिम बंगाल में मिलती है, उत्तरी बिहार में मिलती है, गुजरात में मिलती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। वहीं क्षारीय मृदा की बात करें, क्षारीय मृदा या लवणी मृदा तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तट पर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में और गुजरात में यह मृदा पाई जाती है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक एक मृदा को, उससे कौन से एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे उनको हम लोग बात करते हैं टू द पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं जलोढ़ मृदा।
हम लोग इसे दोमट मृदा या कछारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। दोमट मृदा या कछारी मृदा अगर पूछे तो कौन सी है? जलोढ़ मृदा ही है। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। अगर प्रश्न किया जाए तो जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदियों में जब बाढ़ आती है तो यह मिट्टी मैदानी भागों में बिछा दी जाती है और लोग वहीं पर कृषि करते हैं। वो बड़ा उपजाऊ मिट्टी होती है। अगर प्रश्न करें कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है तो यही बताएंगे सबसे उपजाऊ मिट्टी है कौन? जलोढ़ मृदा। इसमें उर्वरक की आवश्यकता कम पड़ती है क्योंकि उपजाऊ है तो उर्वरक की कम आवश्यकता पड़ेगी। किस मिट्टी में उर्वरक की आवश्यकता कम पड़ती है अगर प्रश्न करें तो बताएंगे जलोढ़ मृदा। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है तो बताएंगे क्या? जलोढ़ मृदा है। अगर प्रश्न करें कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है तो बताएंगे क्या? जलोढ़ मृदा। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? लगभग 40 से 43% तक पाई जाती है जलोढ़ मृदा। ध्यान रखेंगे 40 से 43% आसपास ही प्रश्न में पूछेगा। 40, 41, 42, 43 दे सकता है। यह मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों में फैली है। साथ ही हम जानते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, महानदी और कृष्णा नदियों के मैदानी और तटीय भागों में इसका विस्तार है। हम लोगों ने पीछे जाना ही। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर प्रश्न करें कि जलोढ़ मृदा में किसकी प्रचुरता पाई जाती है तो बताएंगे पोटास, चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किंतु इस मिट्टी में किसकी कमी होती है ये प्रश्न कर सकता है तो बताएंगे नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ये ध्यान रखेंगे। यह मिट्टी गेहूं, धान, गन्ना, तिलहन, दलहन के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक खादर, दूसरी क्या है? बांगर। प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी में हमेशा उर्वरता बनी रहती है। खादर मिट्टी जलोढ़ का ही भाग है, दो भागों में है। नदियों के द्वारा लाई गई नई जलोढ़ को हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। बांगर किसे कहते हैं? यह मिट्टी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से दूर पाई जाती है। इस मिट्टी में उर्वरता खादर की अपेक्षा कम होती है। अगर प्रश्न करें, अगर ये दोनों ऑप्शन दे दे कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है तो आप बताएंगे क्या? खादर सर्वाधिक उपजाऊ है। बांगर खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। इसको ट्रिक के कैसे माध्यम से याद करेंगे? जैसे भंगार, कोई वस्तु अनुपयोगी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? भंगार में दे देते हैं। तो भंगार को याद कर लेंगे बांगर से क्योंकि यह कम उपजाऊ है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बात करते हैं। बात करेंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित शैलों के टूट फूट से होता है। कैसे हुआ है? कायांतरित शैलों के टूट फूट से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगर प्रश्न करें कि भारत के द्वितीय विशालतम क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है तो क्या बताएंगे? द्वितीय विशालतम क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी यही है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ पाई जाती है, उसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है। भारत के 18.6% भूभाग पर यह लगभग पाई जाती है। अगर पूछे इस मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है तो बताएंगे लोहा, सिलिका और चूना की प्रचुरता होती है। वहीं इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस की मात्रा भारतीय मिट्टियों में कम ही होती है। वहीं पीट या दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। बाकी अन्य मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें क्या प्रश्न बन सकता है? इस मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो लोहा, सिलिका और चूना की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस और नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा कम होती है लाल मिट्टी में। यह मिट्टी तमिलनाडु में सर्वाधिक पाई जाती है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं
यह मिट्टी तमिलनाडु। अगर प्रश्न करे कि लाल मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तमिलनाडु में यह मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। किस राज्य में? तमिलनाडु में सर्वाधिक पाई जाती है। साथ ही यह मिट्टी ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में भी पाई जाती है। लोहे के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लोहे के ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी जल सोखने पर पीली दिखाई पड़ती है। यह मिट्टी जल सोखने पर पीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इस मिट्टी को कहीं कहीं लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाल पीली मिट्टी, अगर लाल पीली मिट्टी आए तो यही है लाल पीली मिट्टी। यह मिट्टी बजरी युक्त, बलुई और छिद्र युक्त होती है, इसीलिए ये मिट्टी बाजरे की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। किसकी खेती के लिए? बाजरे की खेती के लिए। इसमें तंबाकू, बाजरा, दलहन की खेती की जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं काली मिट्टी की। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, कपासी मिट्टी के लिए जानते हैं। किस मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहा जाता है। इसे ट्रॉपिकल ब्लैक के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। भारत के लगभग 16.6% भाग पर पाई जाने वाली तृतीयम विशालतम क्षेत्रफल वाली मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। द्वितीय स्थान पर लाल मिट्टी और तृतीय स्थान पर कौन आता है? काली मिट्टी आती है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जब जम जाता है अर्थात चट्टानों में बदल जाता है, तब इन बेसाल्ट चट्टानों के टूट फूट से इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। निर्माण कैसे हुआ है इसका? बेसाल्ट चट्टानों के टूट फूट से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी का काला रंग अगर पूछे, इस मिट्टी का काला रंग कैसे है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। अगर प्रश्न करे कि किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, अर्थात मिट्टी में जब पानी जाता है तो उसको सोख लेती है और काफ़ी दिन तक वह नमी बनाए रखती है, जल्दी पानी इसमें सूखता नहीं है, क्योंकि यह बहुत महीन कणों अर्थात इसका निर्माण कैसे हुआ है? मृत्तिका से हुआ है। हम लोग जब पीछे पढ़ रहे थे तो मिट्टी में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। जैसे मृत्तिका सबसे बारीक कण है, इससे बड़े कण को गाद और गाद से बड़े कण को बालू और बालू से बड़े कण को बजरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस मिट्टी का निर्माण सबसे बारीक कण अर्थात मृत्तिका से हुआ है। जिस मिट्टी में मृत्तिका की मात्रा सर्वाधिक रहेगी और उसमें जल धारण करने की क्षमता भी सर्वाधिक रहेगी, इसलिए काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसमें लंबे समय तक पानी बना रहता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस मिट्टी में लंबे समय तक पानी बना रह सकता है, तो बताएंगे क्या? काली मिट्टी। क्या उत्तर बताएंगे? काली मिट्टी में लंबे समय तक पानी बना रह सकता है। सूखने पर इनमें गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए इस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। सूखने पर इसमें मिट्टी फट जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह मिट्टी जुताई की गई है। जैसे पीछे हम लोगों ने देखा, देख ले, ये मिट्टी जैसे देख रहे हैं बीच बीच में दरारें आ गई हैं। इन दरारों के माध्यम से ऐसा लग रहा है, देखने पर प्रतीत होता है कि यह मिट्टी जुताई की गई है, लेकिन यह सूखने पर इसके बीच दरारें आ जाती है, इसलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? काली मिट्टी को। सबसे अधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ?
महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। साथ ही गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी इस मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस अर्थात जीवांश, जीवों के अंश की कमी पाई जाती है। अगर बात करें कि काली मिट्टी में किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। हम लोगों ने पीछे बात किया कि भारतीय मृदा में लगभग मिट्टियों में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें उपयुक्त हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें कपास सर्वाधिक मात्रा में इस मिट्टी में उगाई जाती है। कपास, सोयाबीन, खट्टे फलों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। कपासी मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, अगर प्रश्न करें कि कपासी मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहते हैं। लैटराइट मिट्टी, लैटराइट शब्द लैटिन भाषा के शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। अगर प्रश्न पूछे वह कौन सी मिट्टी है जो ईंट की तरह प्रतीत होती है, तो आप बताएंगे क्या, लैटराइट मिट्टी बताएंगे। इस मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चट्टानों के टूट फूट एवं चूना एवं सिलिका के निक्षालन से होता है। अगर प्रश्न करें तो आप लोग बताएंगे किसके निक्षालन से होता है, चूना एवं सिलिका के निक्षालन से होता है। किस मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, चट्टानों के टूट फूट से, तो बताएंगे लैटराइट मृदा। देश के लगभग 3.7% भूभाग पर इस मिट्टी का विस्तार है। इस मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं पोटास की मात्रा भरपूर होती है। इस मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो बताएंगे लौह ऑक्साइड एवं पोटास। और कमी किसकी है, चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की इस मिट्टी में कमी होती है। यह मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो बताएंगे केरल, महाराष्ट्र एवं असम में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कम उर्वरता वाली होती है, फिर भी उर्वरकों का प्रयोग कर इसमें प्रसिद्ध काजू के लिए कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है, पूछ सकता है, तो बताएंगे लैटराइट मिट्टी। रबर, सिनकोना की खेती की जाती है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, पर्वतीय मृदा या वनी मृदा। ये नवीन व अविकसित मृदा है जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। मैप में देख रहे हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर के या सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक पर्वतीय मृदा पाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि पर्वतों पर कठोर मिट्टी पाई जाती है, साथ में जो पर्वतों पर मिट्टी होती है इनकी लेयर, इनकी परत बहुत पतली होती है। ये नई बनी हुई मिट्टी है, इसलिए नवीन व अविकसित मिट्टी होती है, अभी यह विकसित नहीं है। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत बहुत पतली होती है, क्योंकि पर्वतों के ढालों पर इस मिट्टी का विकास हुआ है, तो इसमें क्या है, इस मिट्टी की परत बहुत पतली पाई जाती है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इस मिट्टी में पोटास, चूना और फास्फोरस का अभाव होता है। पोटास, चूना और फास्फोरस का अभाव होता है। इस मृदा में बागवानी फसलें जैसे चाय, कहवा, मसाले एवं फलों आदि के लिए यह मिट्टी क्या है, उपयुक्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा वास्तव में बलुई मृदा है। हम लोग जानते हैं कि मिट्टी में कई कण पाए जाते हैं, उनमें सबसे बारीक कण मृत्तिका, उससे बड़ा कण गाद, गाद से बड़ा कण बालू, बालू से बड़ा कण बजरी होता है। तो जो मरुस्थल की मृदा होती है इसमें बालू पाई जाती है, इसलिए वास्तव में क्या है, ये बलुई मृदा है। इस मृदा में नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है,
किसकी कमी है? नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मृदा में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। अगर प्रश्न करें कि मोटे अनाजों की खेती, तो मरुस्थलीय मृदा में यह मृदा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो यह मृदा सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ? राजस्थान में पाई जाती है। आप लोग देख रहे हैं बालू के टाइप की मृदा दिखाई पड़ रही है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पीट या दलदली मृदा। ये मृदा भारी वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां बहुत ज़्यादा नमी होती है और वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो जाती है। मृत जैव पदार्थ की अधिकता के कारण इस मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। हम लोग पीछे पढ़े कि भारतीय मृदा में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी लगभग सभी मृदाओं में होती है, लेकिन पीट या दलदली मृदा है जिसमें ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगर पूछे किस मृदा में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तो बताएंगे क्या? ह्यूमस की अधिकता किस मृदा में होती है? तो बताएंगे पीट या दलदली मृदा में ह्यूमस की अधिकता होती है। इसलिए इस मृदा को जैव मृदा कहते हैं। जैव मृदा क्यों कह रहे हैं? इसमें जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इस कारण से इस मृदा को जैव मृदा कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस मृदा में जैव पदार्थ की मात्रा 40 से 50% तक होती है। अगर प्रश्न करें पीट या दलदली मृदा में जैव पदार्थ कितने प्रतिशत तक पाया जाता है, तो 40 से 50% तक जैव पदार्थ पाया जाता है। इस मृदा में ह्यूमस की प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होती है? ह्यूमस की। इसीलिए इसे जैव मृदा भी कहते हैं। किस मिट्टी को जैव मृदा कहते हैं? तो बताएंगे क्या? पीट या दलदली मृदा को जैव मृदा भी कहते हैं। इस प्रकार की मृदा में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगर प्रश्न करें कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, तो नवीन आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ मिलती हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। अगर प्रश्न करें कि मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है, तो बताएंगे क्या? पीट या दलदली मृदा में ही मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह मृदा पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, बिहार के उत्तरी भाग, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। अगर प्रश्न करें कि मृदा पाई कहाँ जाती है, तो पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, बिहार के उत्तरी भाग, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। वह भूमि जो पानी से लगी रहती है और वहाँ हमेशा नमी बहनी रहती है, इसीलिए यह मृदा पानी वाले क्षेत्रों में अर्थात तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लवणी या क्षारीय मृदा। इस मिट्टी को ऊसर भी कहते हैं। रेह, कल्लर, राथड़, थूर, चोपन आदि स्थानीय नामों से यह जानी जाती है। इसे पूछ सकता है इस मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। जब मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तब मिट्टी क्षारीय हो जाती है और यह मिट्टी फिर उपजाऊ नहीं होती है। जिस मिट्टी में नहरों का पानी या बाढ़ का पानी हमेशा भरा रहता है और कालांतर में वह पानी धीरे धीरे वाष्पित होकर के ऊपर उड़ जाता है और नमक की मात्रा उस मिट्टी में बराबर बनी रहती है और बढ़ती जाती है और फिर वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है और अनउपजाऊ हो जाती है। मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, नमक की मात्रा खराब अपवाह तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण होता है। इस मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। अगर प्रश्न करें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा किस मिट्टी में अधिक होती है, तो बताएंगे इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह मिट्टी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाई क्षेत्र और पश्चिम बंगाल सुंदरवन के डेल्टा में पाई जाती है। मृदा अपरदन, मृदा के आवरण का विनाश, जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, उसका विनाश क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या हैं?
तीव्र मूसलाधार बारिश, जब तीव्र बारिश होती है, तेज होती है, तो वहाँ मिट्टी का कटाव होता है, अपर्दन होता है। वनों की कटाई से वन क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़े रखते हैं, मिट्टी को कटने नहीं देते हैं। झूम खेती, जो जंगलों को जला करके खेती की जाती है, इसके कारण भी मृदा अपर्दन होता है, क्योंकि वहाँ जंगल घास फूस नहीं रह जाते हैं और वह मिट्टी का कटाव होता है। तीव्र वायु का चलना, तीव्र वायु से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। अवैज्ञानिक कृषि, खुदाई से, इन कारणों से मृदा अपर्दन होता है, जो प्रमुख कारण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा अपर्दन को कम करने के उपाय क्या हैं। वृक्षारोपण करके, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करके, पशुचारण को नियंत्रित करके, क्योंकि पशुचारण से क्या होता है, घास वगैरह जो वनस्पतियां होती हैं उनको चराई कर लेते हैं। वहाँ की मिट्टी विभिन्न कारणों से वहाँ कटाव होता है। फसलों को अदला बदली कर उन्हें उगाने से, झूम खेती को नियंत्रित कर मृदा अपर्दन को कम किया जा सकता है। हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, कितना हम लोगों ने सीखा। रेगुर मृदा का दूसरा नाम है, अगर प्रश्न करें कि रेगुर मृदा का दूसरा नाम है तो क्या बताएंगे, काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहते हैं। इसे लावा मृदा भी कहते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक के नाम से भी जानते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक के नाम से इस मृदा को जानते हैं। साथ ही इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, काली मृदा को कपासी मृदा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक शैल कौन सी है, तो क्या है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, तो है क्या, बेसाल्ट है। हम लोग जानते हैं कि काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में किस मृदा में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पीछे हम लोगों ने जाना ही कि जलोढ़, लाल, काली पीट में किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो पीट में सर्वाधिक होती है ह्यूमस की मात्रा। पीट या इसे दलदली मृदा भी कहते हैं, दलदली मृदा। वहीं जलोढ़ के संबंध में बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, तो बताएंगे जलोढ़ मृदा। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, तो क्या बताएंगे, जलोढ़ मृदा ही सर्वाधिक उपजाऊ है। इसे विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कछारी और दोमट मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। लाल मृदा वहीं द्वितीय क्षेत्रफल वाली मृदा है, वहीं काली मृदा तृतीय क्षेत्र वाली मृदा है, तृतीय क्षेत्रफल वाली मृदा है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़, दूसरे नंबर पर लाल, तीसरे नंबर पर काली मृदा का विस्तार है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।